दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मैं कुछ खास चीजें डिस्कस करूंगा। जो सीज फायर की बात हुई है ना, जो ट्रंप ने बोल दिया सीज फायर हो गया, जिसको ना तो ईरान मान रहा है ना इसराइल। इसराइल तो कुछ बोल ही नहीं रहा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तार से शाम को। आज शाम को 5 बजे जो वीडियो आएगा ना, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि ईरान किस तरीके से हाथ पैर मार रहा है, किस तरीके से ईरान भागा भागा जा रहा है। कभी रशिया, कभी जेनेवा, कभी फलाना, कभी ढिमका, कभी मुस्लिम कंट्रीज। ओ यार कुछ करो कुछ करो कुछ करो, फंस गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो ईरान इस वक्त कर रहा है। ईरान को यूएस की स्ट्राइक्स ने दीवार से लगा दिया है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सोचिएगा, खासतौर से अगर पाकिस्तानी को देख रहे हैं तो आप मेरे सवाल का जवाब दें। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताएं कि मेजर साहब आप गलत हैं, और अगर मैं गलत हूंगा तो मैं फिर बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। 20 साल से ऊपर हो गए इजराइल को, 20 साल से ऊपर इजराइल को अमेरिका को कन्विंस करते करते कि ईरान में बम डालो। बॉम ईरान, बॉम ईरान, बॉम ईरान। ये आज से हो रहा है। 5-6 बार तो बेंजामिन नेतन्याहू के ऑन रिकॉर्ड बयान है कि इनका न्यूक्लियर का प्रोग्राम रोको। ऑन रिकॉर्ड बयान है उसके कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोको, इनका किसी भी तरीके से रोको। और 20 साल से ज्यादा से इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए और अमेरिका बम मार दे ईरान के ऊपर। 20 साल से अचानक एक दिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब खाना खाने के लिए जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अटैक हो जाता है। सोचना पाकिस्तानियों, क्या बेच कर आया है ये क्या बेच कर आया है? सिर्फ ईरान को बेच कर नहीं आया, ये आलम इस्लाम को बेच कर आया है। और एक बार फिर पाकिस्तान की गिरी हुई फटी हुई इज्जत को एक बार फिर तुम्हारा आसिम मुनीर गिरवी रख के आया है। दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, इनकी मीटिंग हुई है व्लादिमीर पुतिन के साथ, और ये जहाज लेकर भाई पहुंचे मॉस्को। और वहां पे पुतिन ने बोला कि हम आपके साथ हैं और हम ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। ईरान के अंदर ही रशिया का काफी क्रिटिसिज्म चल रहा है, और ईरानी ये कह रहे हैं कि यार आप तो बड़ी बड़ी लंबी बातें करते थे कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं, लेकिन जब मौका लगा तो रशिया है कहां पे। फिर ये भी बोला कि साहब आप इजराइल के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल रहे और वगैरह वगैरह, और आप मुस्लिम कंट्रीज के साथ नहीं हैं, ये सब बातें, जिसको बड़ी खूबसूरती से व्लादिमीर पुतिन ने इसका जवाब दिया। और उसने ये बोला कि यार कई सारे जो लोग हैं इजराइल के अंदर वो मूलतः रूस के हैं। वो लोग रूस के हैं एक्चुअली, वो यहूदी थे, ज्यूज थे, वो इजराइल जाके सेटल हो गए, तो वो तो अपने घर पे कोई कोई लोग रशियन भी बोलते हैं। तो जब भी हम इजराइल से बात करते हैं, मैं इस चीज का बहुत अवेयर हूं कि वहां पे रशियन मूल के कितने ज्यादा लोग रहते हैं जो कि इजरायलीज हैं। और फिर ये बोला कि साहब ये तो पूरे मुस्लिम उम्मा में ये बात चल रही है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। फिर उसने बोला कि 15% पॉपुलेशन जो रशिया की है वो मुसलमानों की है, और बड़ी खुशी से हैं, राजी हैं बिल्कुल एकदम। जो भी उनके रसूमात हैं, जो कि रिलीजियस मजहबी रसूमात हैं, पूरी पूरी कर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं उनके साथ। तो बेसिकली ही इज अ डिप्लोमैट। मैं व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहा हूं, डिप्लोमैट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और व्लादिमीर पुतिन ने सब कुछ कर दिया, सारे सवालों के जवाब दे दिए। अच्छा दोस्तों, बीच में ऐसा भी हुआ है कि अब्बास अरागची साहब ये दुनिया भर में घूम रहे हैं, ये पता नहीं वापस ईरान आने का नाम नहीं ले रहे। इनका जो पूरी टाइटल है फॉरेन मिनिस्टर, इसमें से जो फॉरेन वर्ड है इन्होंने बड़ा सीरियसली ले लिया है। ये पहले इतना बाहर नहीं जाते थे, जाहिर सी बात है, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं, उनका काम ही यही है, दुनिया भर में घूमना और अपने देश की बात दूसरों से कहना। लेकिन जब से ये लड़ाई हुई है, ये भाई वापस नहीं आए। मैं अब्बास अरागची साहब की बात कर रहा हूं, और ये दुनिया भर में जा रहे हैं। पहले यूरोप चले गए, फिर उसके बाद ये पहुंच गए रशिया, फिर बीच में कहीं फिर कहीं, ये अपना घूम रहे हैं, सबसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सपोर्ट लेना चाह रहे हैं दुनिया भर से ईरान के लिए। लेकिन ये सपोर्ट अब और मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों। और ये क्यों मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि हारते हुए घोड़े पर कोई पैसे नहीं लगाता, ये बात सच है। एक चाइना को देख लीजिए, चाइना का $400 अरब का एमओयू है ईरान के साथ, $400 अरब का। उसमें से कई तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो एमओयू से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसलेट भी होंगे, क्योंकि पूरा एमओयू हम ये कह दें कि 400 अरब का 400 अरब कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि चाइना का एक इंटेंट है और एक सीरियसनेस है ईरान को लेकर। चाइना कहां है? हाँ, ग्लोबल टाइम्स में बड़े बड़े
ऑपेड छपे कि अमेरिका ने गलत करा है और इजराइल गलत कर रहा है, ये सब बोला, लेकिन करने पर जब आए तो किसी ने कुछ नहीं करा। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए ना, बात यह होती है कि कोई भी देश दूसरे देश को कैसे देखता है, क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं? पहली चीज, पैसे का फायदा, डिप्लोमेसी का फायदा, इसकी फौज का फायदा। अगर नहीं उठा सकते तो फिर लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और चाइना ने वही पॉलिसी अप्लाई करी। आपको क्यों लगता है कि चाइना और पाकिस्तान इतने क्लोज क्यों है? कई पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि साहब चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है ऐसी है जैसे लोहे की दोस्ती है, आयरन ब्रदर्स हैं हम लोग, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी। ये बातें आई कहां से, कभी आपने सोचा है? चाइना ने पाकिस्तान को किराए पे ले रखा था कुछ समय पहले, अब तो अमेरिका ने किराए पे ले लिया, लेकिन चाइना को ऐसे देश चाहिए छोटे, जो साइज में, पॉपुलेशन में छोटे हों, जहां पे प्योर डेमोक्रेसी ना हो, प्योर डेमोक्रेसी ना हो, वहां पे हाइब्रिड टाइप की रेजीम हो, डिक्टेटर टाइप के लोग हों, जिनके साथ चाइना को अच्छा लगता है बिजनेस करना। क्योंकि अगर प्योर डेमोक्रेसी होगी ना, वहां पे लोगों को समझाना पड़ता है। पाकिस्तान में किसी को समझाना थोड़ा ना पड़ता है। आपने आसिम मुनीर को चेक काट के दिया, समझ गया आसिम मुनीर समझ गया, 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम समझ गई। तो दोस्तों ये पीछे से गेम चल रहा है, और आज की तारीख में ईरान को ऐसा लग रहा है कि यार 3 किस्म के मुस्लिम देश हैं। एक मुस्लिम देश जिनको जेन्युइनली बुरा लग रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन बेचारे डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे। दूसरे वो मुस्लिम देश जो कि कह तो रहे हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, और पब्लिकली बोल रहे हैं कि ईरान के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मन ही मन में वो तालियां बजा रहे हैं कि ठीक हुआ इसके साथ, क्योंकि ईरान की हरकतें कुछ ऐसी थी। और तीसरा एक ही मुस्लिम देश है जिसने एक्चुअली ईरान को धोखा दे दिया। तो ये 3 किस्म के मुस्लिम देश हैं जिनके साथ आज की तारीख में ईरान डील कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया जो दिमित्री मेदवेदेव है, उसने एक्स में पोस्ट करा और यह लिखा है कि अमेरिकन्स ने क्या हासिल कर लिया ईरान के ऊपर हमला करके। व्हाट हैव द अमेरिकन्स अचीव्ड? ठीक है, ये देखिए साहब, पूरे नोट्स बना रखे हैं मैंने कि अमेरिकन्स ने अचीव क्या कर लिया। कुछ भी नहीं। उनका यह कहना है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के न्यूक्लियर का, वो कह रहे वो तो वैसा का वैसा ही है। अब मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि मेदवेदेव को कैसे पता कि वैसा का वैसा है। क्या ये होकर आया वहां पे, ये रूस की कोई टीम होकर आई है? राइट। ईरान बोलेगा वैसे का वैसा ही है, क्योंकि भाई ईरान को तो बोलना ही है। जैसे पाकिस्तान को इतनी मार पड़ी ऑपरेशन सिंदूर में, पूरा सुजा दिया, लाल पीला हो गया शरीर का अंग अंग, लेकिन पाकिस्तान ने क्या बोला? कमरे से निकलते ही बोला मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यही पाकिस्तान ने करा ना, ईरान भी वही कर रहा है। लेकिन भाई साहब रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रशिया का यह कहना देखिए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल अपीयर्स टू बी अनअफेक्टेड और सस्टेन्ड ओनली माइनर डैमेज। हाउ डू यू नो? This is what I want to ask the Russians. Do you have any proof? And if you have any proof, right? अमेरिकन्स ने जो प्रूफ डालनी थी, वो मैक्सार टेक्नोलॉजीज की जो सैटेलाइट की फोटो थी, कहां से वो GBU-57 अंदर गया, उसने क्या तहस नहस अंदर तहलका मचाया, वो तो हमने सारा प्रूफ देख लिया। अगर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ नहीं हुआ है जैसा रशिया क्लेम करता है, उसका सबूत कहां है? क्योंकि अब दुनिया सबूतों पे चल रही है ना, कोई किसी की जबान पे तो विश्वास करता नहीं है कि साहब इसने जबान दे दी इसका मतलब ठीक होगा। तो अगर रूस ये दावा कर रहा है तो फिर यह सवाल बनेगा कि साहब आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? नहीं साहब मुझे ईरान ने बताया। ईरान तो बोलेगा ही, उसके अलावा आपको कैसे पता? आपके पास क्या प्रूफ है? राइट। तीसरी चीज है कि नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू डायरेक्टली सप्लाई ईरान विद देयर ओन न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये बड़ी खतरनाक बात मेदवेदेव ने करी है कि कई सारे ऐसे देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वेपन देना चाह रहे हैं और दे देंगे। ऐसा कोई भी देश नहीं है। ये प्योर गप है, ये प्योर चूरन है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी भी देश ने ऐसा कर दिया, मैं कह रहा हूं कि गैर जिम्मेदार से गैर जिम्मेदार देश, आप नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर, 2 ही गैर जिम्मेदार देश हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, एक पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। यहां पे किम जोंग उन खुदा है, यहां पे आसिम मुनीर खुदा है, ठीक है। ये उसके बुत के सामने सजदा करते हैं, ये आसिम मुनीर के बुत के सामने सजदा करते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। तो दोस्तों अगर इन दोनों गैर जिम्मेदार देशों ने भी, मुल्कों ने भी अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे दिया, दुनिया इनको निपटा देगी, दुनिया इनको निपटा देगी, सीधा निपटा देगी। इनको पता ही नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई और कहां से आई।
मैं बता रहा हूं आपको, ये इतना खतरनाक मामला है और मुझे नहीं लगता कि मेदवेदेव साहब को ऐसी कोई बात कहनी भी चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। और किसी ने उनकी बात को थैंक गॉड सीरियसली भी नहीं लिया। ज्यादा इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया, लोगों ने बोला ऐसे ठीक है, छोड़ रहे होंगे, छोड़ते रहते हैं बीच बीच में। ऐसी है बात कि साहब रशिया हमारा मित्र देश है और हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं रूस के साथ, और मैं रूस को बहुत पसंद करता हूं एंड आई पर्सनली लाइक प्रेसिडेंट पुतिन अ लॉट, बट आई जस्ट वांट टू से दैट दिस वॉर which is happening against Iran will have repercussions inside India। ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। और मैंने बोला अभी तो काफी लोगों का फोन आया कि आप कैसे कह सकते हैं या आपने किस तरीके से ऐसे कह दिया कि इसमें कश्मीर पे इंपैक्ट होगा, कश्मीर का क्या लेना देना इससे। भाई साहब कश्मीर का पूरा लेना देना है, और ये बात मैं लगातार अपने वीडियोस में कह रहा हूं। आपने नहीं देखी वो इमेजेस जहां पे हमास वाले पीओके में आ रखे थे, वो बैठे हैं बगल में लश्कर तैयब और जैश ए मोहम्मद के साथ, वहां पे प्लेन क्लोथ्स में पाकिस्तान आर्मी है। हमास क्या कर रहा था एक बात बताइए। और हमास तो पूरी तरीके से अयातुल्ला खमेनाई और उसके पूरे रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुद्स फोर्स, इन सब के कंट्रोल में। कुद्स फोर्स का तो काम ही यही है। और उनका सबसे बड़ा जो साथी है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो कौन है? वो तो हमास है। यानी कि इनका यह कहना है कि ईरान को पता ही नहीं था कि हमास जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गया है, इन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है जैश ए मोहम्मद को या लश्कर तैयबा को, कुछ ना कुछ सिखाया है, और वो सिखाने के बाद इन लोगों ने पहलगाम करा। इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। और भाई साहब ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने कुछ छोटी मोटी कोशिश करी है कश्मीर के अंदर। और किसी को अगर चाबहार की गलतफहमी हो कि साहब हमने तो अरबों डॉलर लगा दिए इसलिए हमारी दोस्ती हो गई, ठेंगा। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ठीक है। जब बात आती है आइडियोलॉजी की, जब बात आती है रेडिकलाइजेशन की, तो ईरान जैसे कम ही देश हैं पूरी दुनिया में, कम देश हैं ईरान जितने रेडिकलाइज्ड। ईरान के पास जिस दिन न्यूक्लियर वेपन हुए, ये कश्मीर में, ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं 100 बार भगवान ना करे ऐसा हो, ये कश्मीर में तेल छिड़क के आग लगा देंगे, ठीक है। ईरान की कोई लड़ाई नहीं थी इजराइल से 1979 के पहले दोस्तों, हम प्याला हमने वाला। इजराइल और ईरान 1979 के पहले ऐसे थे। जो कुछ दोस्त होते हैं ना हर शाम को बैठते हैं, ये उस टाइप के दोस्त हैं। क्या हो गया अचानक? ईरान ने तो कभी नहीं बोला कि तुमने पैलेस्टीनियन के साथ ये करा है वो ईरान ने कभी नहीं बोला। 1979 के बाद बोलना क्यों शुरू करा? क्योंकि 1979 के बाद इस दोस्ती के बीच में मजहब आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, ये सच है। आप जाके देखिएगा ट्राइडेंट क्या था, द पेरिफेरी क्या था, अमाद प्लान क्या था, किसने इनके हथियारों की फैक्ट्री बनाई है ईरानियों की, किसने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया। जो कल के दोस्त थे वो आज जानी दुश्मन कैसे हो गए कि मार देंगे तुम्हें, पूरी नस्ल साफ कर। ये कहां से बातें आई है? ये पूरा चैप्टर कहां से खुला? ये तो कल हर शाम साथ बैठने वाले लोग थे यार। इनके जब नेता एक दूसरे से मिलते थे तो गले मिलते थे, हाथ बाद में मिलाते थे। पहले ये गले मिलते थे एक दूसरे के, एक साथ बैठ के एक टेबल पर खाना खाना होता था इनका। इनकी फौजें साथ में काम करती थी, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी साथ में काम करती थी। 1979 के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक फिलिस्तीन सब कुछ हो गया और वो यहूदी जो कल तक तुम्हारा दोस्त था वो दुश्मन हो गया? ऐसा हुआ क्या? कभी इतिहास में जाके देखिएगा, बड़ा खतरनाक गेम चल रहा है दोस्तों। और ये खतरनाक, अगर ईरान को नहीं रोका गया, मैं फिर कह रहा हूं, चाबार वाबार को 2 मिनट के लिए कोने में रखो, 2 मिनट के लिए कोने में रखो। अगर ईरान के पास एटम बम आ गया और उसको कैरी करने का सिस्टम, यानी कि फ्यूज इट विद अ बैलिस्टिक मिसाइल और एन इंटरकॉन्टिनेंटल और एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये हो गया ना, ये कश्मीर में आग लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इनका माइंड सेट वैसा है, कश्मीर में आग लगाएंगे। इसीलिए इन्होंने हमास को भेजा था। और जो पहलगाम का अटैक हुआ है उसमें हमास स्टाइल में, ये नहीं कह रहा कि पहलगाम के अटैक में हमास का रोल है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमास ऐसे अटैक करता चला है। October 7 वाज वन सच अटैक, जहां पे देखा कि यहूदियां घर में घुस के यहूदियों के बच्चों को मारा, औरतों को मारा, सबको मारा। There are many similarities. It is not the same, but there are many similarities between the attacks which happened on October 7th and the attacks that happened in Pahalgam. उसमें काफी similarities हैं और पीछे आइडियोलॉजी हमास की है। और कोई ये बोले कि साहब
ईरान को पता नहीं था, आई एम सॉरी, आई डोंट बाय दैट। ईरान इज नॉट अ रिलायबल कंट्री एट ऑल। ठीक है साहब, ये इसमें ये 20 जून को जेनेवा स्विट्जरलैंड गए अराक्ची साहब, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, राइट। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे गए, ये सब के पास गए। फिर 21 जून को ये चले गए इस्तांबुल तुर्की, फिर 23 को चले गए मॉस्को, और यही सब चल रहा है इनका कि इससे सपोर्ट ले लो, इससे सपोर्ट ले लो। और बाकी खमेनी साहब हैं, वो मीम बना रहे हैं ट्विटर पे, वो कह रहे हैं हम जीत गए। भाई इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर नहीं जा रहा सबसे बात करने के लिए? कहीं आपने मीडिया में पढ़ा हो कि इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि जंग रुकाओ, जंग रुकाओ। इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है इस देश के पास, उनके भी अच्छे रिलेशनशिप है यार। कहीं वो जा रहा है यूरोप में कि रोको जंग, रोको जंग, हमने इनको हरा दिया पर जंग रोको, ऐसा नहीं है। आपको कुछ पैरेलल समझ में आया ईरान और पाकिस्तान के बीच में? कुछ समझ में आया? यही हरकत पाकिस्तान ने करी। पाकिस्तान ने पहले सबको बोल दिया, पूरे पाकिस्तान में होर्डिंग लगा दी बड़ी बड़ी कि हमने तो भारत को हरा दिया यार, हमने भारत को हरा दिया। ऐसे दांत खट्टे खड़े 6-6, 8-8 उनके रफेल गिरा दिए भाई। ये सब स्टोरी सुनाई पाकिस्तान ने। फिर एक बात बताओ, जब बकौल आपके, अकॉर्डिंग टू यू, आप जंग जीत गए, यही तो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना हम जंग जीत गए भारत से। अगर आप जंग जीत गए तो फिर आप नोबेल पीस प्राइज क्यों दिलवा रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को? आप तो फातेह हैं भाई, आप तो सलाहुद्दीन अयूबी हैं, आप तो भाई बहुत बड़े जर्नल हैं, जनरल से फील्ड मार्शल बन गए भाई। आप एक बात बताइए, अमन की बात भागे भागे 4 लोगों के साथ कौन करता है? वो जो जीत जाता है या वो जिसको हार का डर है और हार चुका है? कौन बात करता है? खुद सोचिएगा, दिल पे हाथ रख के। पाकिस्तानियों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए ना वहां पे, आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए और भारत के हमने दांत खट्टे कर दिए और ये कर दिए वो कर दिए। ओ भाई, तुमने दांत खट्टे सिर्फ ईरान के करे हैं। पाकिस्तानियों मैं बता रहा हूं, अगर तुमने जंग में किसी को हराया है ना तो तुमने ईरान को हराया है। और तुमने फिर एक बार अपने मजहब इस्लाम को एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करा है। ये तुम्हारा ट्रू कैरेक्टर है, यही तुम्हारी असलियत है।